Hello, students. Welcome to King's Academy. I am Puneet, your economy teacher. तो आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, कि नेशनल इनकम क्या होती है, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स है जो हमें जानना चाहिए, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन, इसका इम्पोर्टेंस और जो भी मेथड्स है इसे कैलकुलेट करने के, वो हम आज की क्लास के अंदर जानेंगे। देखिए, मैं आपको क्लास के शुरुआती दौर में ही बता दूं कि इकोनॉमिक्स एक कठिन विषय नहीं है। इसे कठिन बनाया गया है। इसे कठिन इसलिए बनाया गया है कि जो भी विद्यार्थी है या टीचर्स है, वो इसे किताबी भाषा में या किताबी लैंग्वेज मतलब किताब से जोड़ के पढ़ाते हैं, या इतने हाई एग्जाम्पल लेते हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट समझने में कठिनाइयाँ महसूस करता है। तो मैं आपको वीडियो के शुरुआती में बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स को अपने पर्सनल लाइफ या फैमिली से जोड़ के देखोगे, या फैमिली से जोड़ के या खुद से जोड़ के पढ़ोगे, तो ये बहुत ही इजी है। क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या है भाई, अर्थव्यवस्था यही तो है कि क्या चल रहा है देश में, क्या है। पहले हम जानेंगे भाई हमारे परिवार में क्या चल रहा है, फिर जानेंगे कि मोहल्ले में क्या चल रहा है, फिर अपने नगर कस्बा जिले में क्या चल रहा है, जिले से फिर राज्य में क्या चल रहा है, राज्य से पूरे देश में क्या चल रहा है, फिर पूरे देश से पूरे विश्व में क्या चल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल अप करेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा कि नेशनल इनकम जो आज का टॉपिक है, और ये टॉपिक कठिन भी माना जाता है, लेकिन हम इसे इतने इजी वे में समझाएंगे या इतनी इजी वे में पढ़ेंगे कि आपको ये कठिन नहीं लगेगा, 1% भी कठिन नहीं लगेगा आपको। अगर आपने अपने फैमिली की इकोनॉमी समझ ली, तो आप देश की भी समझ सकते हो, जिले की भी समझ सकते हो, अपने स्टेट की भी समझ सकते हो, और ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था को भी समझ सकते हो। तो क्या हम राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? क्योंकि राष्ट्र तो कार्य करता नहीं है जो उसकी आय जनरेट हो। पहले मैं पर्सनली खुद पे या खुद से बताता हूँ कि ये मैं हूँ नहीं वैसे, इससे तो कई अच्छा दिखता हूँ मैं। मैंने मंथली 60,000 रुपए की इनकम जनरेट की। हाँ, ये एक अनुमान है, इतनी होती नहीं है। अगर इतनी इनकम जनरेट हो तो सभी के सभी इसी सेक्टर में आ जाएंगी। वो मुझे डर नहीं है, इसी सेक्टर में आ जाएंगे, क्योंकि ये हर किसी के बस का नहीं है कि पढ़ाना। पढ़ाना एक कला है, टीचिंग एक आर्ट है, एक पैशन है, जो हर किसी के बस का नहीं है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, ये टॉपिक से भटक जाएंगे, आउट ऑफ लाइन टॉपिक हो जाएंगे, तो बिना फालतू की बातें होती रहेंगी। जैसे कि मैंने मंथली 60,000 की आय या इनकम जनरेट की, क्या यही राष्ट्रीय आय है? इसे राष्ट्रीय आय न कहते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक व्यक्ति की आय है, मतलब पर्सनल इनकम है, ये मेरी पर्सनल इनकम पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है। क्या फिर किस के कहेंगे नेशनल इनकम? मैं तो एक टीचर हूँ, ये एक किसान है, किसान ने फसल लगाई, फसल लगा के इसने बाजार में फसल को बेचा, फसल को बेचा, तो संपूर्ण फसल को बेचने पर इसने 5 लाख की आय अर्जित की या जनरेट की। हमने पूछा क्या सर, फिर इसे नेशनल इनकम कहेंगे? जी नहीं, इसे भी नेशनल इनकम नहीं कहेंगे। तो फिर सर ये नेशनल इनकम है क्यों, ये ज्ञात कैसे की जाती है, किसे कहते हैं? क्योंकि राष्ट्र तो कार्य नहीं करता है, हमारा भारत राष्ट्र है, वो तो एक कार्य नहीं करता है। भारत राष्ट्र जिससे हमारी अंतर्भावनाएं और विचारधारा जुड़ी हुई है, वो तो कार्य करता नहीं है, क्योंकि वो तो एक देश है ना। वो कार्य कैसे करेगा? ये एक विचारधारा है राष्ट्र की, जिसमें हम अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। फिर बात आती है राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में आने वाले कुछ देर में जानेंगे।
आने वाले कुछ क्लासों में जानेंगे, तो आप बने रहिए। मैं आपको आगे के टॉपिक पर ले जाने से पहले इसके इंडेक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि हम आने वाली कुछ मिनटों में या आने वाली कुछ क्लासों में इससे संबंधित विषय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक्स में कौन कौन से बिंदु है या कौन कौन से टर्म्स है जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड में अहम भूमिका निभाती है, कॉन्सेप्ट बिल्ड में हेल्प करेगी। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इसके इंडेक्स पर कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, फिर आता है राष्ट्रीय आय का इतिहास, स्वतंत्रता पूर्व, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पूर्व, राष्ट्रीय आय का इतिहास, फिर राष्ट्रीय आय का इतिहास स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता पश्चात, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम, फिर आती है राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रमुख शब्दावलियां एंड की टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी कारक लागत पर मींस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम, प्रायोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, फिर आती है वास्तविक आय रियल जीडीपी। आगे चलते हैं, रियल जीडीपी के बाद आएंगे हम जीडीपी अपस्फीति कारक मींस जीडीपी डिफ्लेटर, फिर आएंगे राष्ट्रीय आय मापने के तरीके कि राष्ट्रीय आय को मापने के कितने तरीके हैं। बेसिकली राष्ट्रीय आय को मापने के तीन तरीके हैं, उत्पादन या मूल्य अर्जित विधि, आय विधि या कारक अर्जन विधि, व्यय विधि, जिनके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में या आने वाली कुछ देर में। देखिए, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और फैक्टर अर्निंग्स मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स। फिर आता है राष्ट्रीय आय की गणना, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का विश्लेषण एंड महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एंड एनालिसिस, राष्ट्रीय आय मापने में कठिनाइयां, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, फिर आएगा राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखा, नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। अगर फिर आता है करंट अफेयर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जो करंट में जो चल रहा होगा या करंट की कुछ खबरें होगी उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, मैं आपको इंडेक्स के टॉपिक्स पर आने से पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपके मन में सवाल आया होगा कि सर कि जो नेशनल इनकम है इसके बारे में क्या किसी ने पहले कभी सोचा नहीं, क्या पहले किसी ने ज्ञात नहीं की, या पहले किसी ने इस विषय के या इस टॉपिक के ऊपर अपने मत व्यक्त नहीं किए, या कोई अवधारणा नहीं थी, या किसी ने दिया नहीं, या किसी ने रिसर्च नहीं किया। जी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको, धैर्य बनाए रखें। तो हम सीधा चलते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। तो देखिए, नोबल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा पेश की। देखिए, मैंने बताया था ना आपको, नोबल पुरस्कार विजेता, इनको नोबल पुरस्कार मिला था साइमन कुजनेट्स को, ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा पेश की। नोबल laureate Simon Kuznets first introduced the concept of national income। क्या सर साइमन कुजनेट्स वो व्यक्ति थे या एक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अवधारणा व्यक्त की सर्वप्रथम? जी नहीं, इनके समकक्ष, इनके समकालीन या इनके समय में कुछ अन्य अर्थशास्त्र विद्वान भी थे जिन्होंने अपनी अवधारणाएं, अपने मत, अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचारों में कुछ ना कुछ कमी होने के कारण, संदेह होने के कारण उनको इतना श्रेय नहीं मिला है, उनको इतना प्रचलन में नहीं रखा गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा राष्ट्रीय आय का इतिहास।
राष्ट्रीय आय का इतिहास स्वतंत्रता पूर्व मतलब बिफोर 1947 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में क्या किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्व में सैम कुछ थे। फिर बात आती है अपने देश पर। क्या भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की? क्या ब्रिटिशर्स नहीं थे या वो कर सकते थे, उन्होंने करा ही नहीं? ऐसा क्यों? ब्रिटिशर्स कर सकते थे लेकिन उन्होंने करा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो करते, देखिए आप समझिएगा, अगर वो राष्ट्रीय आय की गणना करते तो आंकड़े सभी व्यक्तियों के सामने आते, आंकड़े भारतवासियों के सामने आते, तो उन्हें पता लगता कि ये अंग्रेज तो अपने देश में विकास करने की का ढोंग कर रहे हैं और पूरा खजाना लूट के बाहर लेके जा रहे हैं, जिससे समाज में, लोगों में द्वेष भावना उत्पन्न होती, संघर्ष होता। इसी कारण इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना में अपनी भूमिका अदा नहीं किया। इन्होंने चाहा नहीं, इन्होंने अपनी प्रत्यक्ष भूमिका अदा नहीं की। देखिए, भारत में ब्रिटिश काल से ही राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयास किए जा रहे थे। फिर भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1816 में लगाया था। सर्वप्रथम गुलाम भारत में मतलब स्वतंत्रता पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी ने 1816 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में आजादी पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। And India efforts have been made to calculate national income since the British period. The national income in India was first estimated by Dadabhai Nauroji in 1816 में। दादाभाई नौरोजी ने 1816 में सर्वप्रथम स्वतंत्रता पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। देखिए, ये है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ऐसे दिखते थे दादाभाई नौरोजी। इन्होंने अपनी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, अवधारणा दी, मत पेश किए। तो वो मत कहाँ है? उन मतों को कहाँ रखा गया? वो मत कहाँ दिए उन्होंने? उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादाभाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है, जिन्होंने राष्ट्रीय आय के संबंध में अवधारणा को पेश करते हुए लिखा है। आगे चलते हैं, देखिएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में राष्ट्रीय आय गणना की थी। राष्ट्रीय गणना के संबंध में अवधारणाओं को संग्रहित किया, पेश किया। He calculated the national income in his book Poverty and Unbritish Rule in India. उस समय, किस समय? दादाभाई नौरोजी के समय, जब इन्होंने अनुमान लगाया। दादाभाई नौरोजी ने 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। दादाभाई नौरोजी estimated the national income at 20 rupees per person per year. देखिए, उस समय दादाभाई नौरोजी ने कितनी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय अनुमान लगाया? 20 रुपए। आपके मन में सवाल होगा, सर बस 20 रुपए? सिर्फ 20 रुपए तो आजकल ऐसे ही छोटे मोटे खर्चों में खर्च, 20 रुपए की मैंने चॉकलेट खा ली, 20 की मैंने टॉफी खा ली, 20 की मैंने गोलगप्पे खा लिया, पताशी खा ली। 20 रुपए कुछ भी जो छोटे मोटे काम में हो जाते हैं। आपके मन में आ रहा होगा, सर बस 20 रुपए? तो देखिए, उस समय के 20 रुपए आज के लगभग 2000 रुपए के बराबर। अभी तो महंगाई का युग है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आय महंगाई के अनुपात में घटती जा रही है। तभी उस समय के 20 रुपए आज के लगभग 2000 के समान होंगे। उस समय दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपए राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय का अनुमान लगाया। आगे जी, अब फिर बात आती है कि क्या दादा भाई नौरोजी थे उस समय? क्या और कोई भारत में अर्थशास्त्र नहीं था, और कोई विद्वान नहीं थे, या और कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं था जिन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान नहीं लगाया, या राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ कहा नहीं है, उसकी गणना नहीं की? जी नहीं, उस समय भी थे।
उस समय दादा भाई नौरोजी के समय में अर्थशास्त्री विद्वान थे, लेकिन उनकी द्वारा जो अवधारणा प्रस्तुत की गई उनमें दोष होने के कारण उन्हें इतना श्रेय नहीं मिला, उनके अवधारणाओं को माना नहीं गया। देखिए, दादा भाई नौरोजी के अलावा विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, आरसी देसाई इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने भी ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया, परंतु इन सभी के द्वारा की गई राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ दोष विद्यमान थे। मैंने आपको बताया ना, कुछ ना कुछ दोष विद्यमान थे, कुछ ना कुछ कमियां थी, जिसी कारण इनकी अवधारणाओं को पेश नहीं किया गया, इनके द्वारा कैलकुलेशन की गई राष्ट्रीय आय को बताया नहीं गया। अपार्ट फ्रॉम दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, आरसी देसाई, etc. economists also tried to measure the national income of India during the British period, but there were some defects in the calculation of national income done by all of them. कुछ ना कुछ कमियां रहने के कारण, कुछ ना कुछ दोष रहने के कारण उन्हें इतना महत्व दिया नहीं गया। देखिए, आगे चलते हैं। इस दौरान जो राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया गया, किस दौरान? 1860 के दौरान, दादा भाई नौरोजी के समय, 1860 के बाद या उस समय, इस दौरान जो राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया गया, जिसमें कई खामियां थी, जैसे कि सही आंकड़ों का ना होना। भाई उस समय कौन कौन सी कमियां थी या कौन कौन सी खामियां थी जिसके कारण उनकी अवधारणाओं को महत्व नहीं दिया गया? उस समय कमियां थी, सही आंकड़ों का ना होना, किसी प्रकार की संस्था का ना होना। किसी प्रकार की संस्था से मतलब, भाई उस समय ऐसी संस्था नहीं थी जो इस विषय पर सही आंकड़े जुटाते हुए सही रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। अच्छे अर्थशास्त्रियों का अभाव, भाई उस समय अच्छे अर्थशास्त्र का अभाव भी था। क्यों? क्योंकि लगभग अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, तो 16वीं 17वीं शताब्दी से ही भारत पर राज करे थे। उन्होंने कई बदलाव किए, उनमें से एक बदलाव भारत की शिक्षा नीति पर, जो कि आज भी एक घाव के रूप में है। उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए, भारतीय शिक्षा नीति को इतना कमजोर कर दिया कि उस समय इतने अर्थशास्त्री बहुत ही कम पाए जाते थे। वह अर्थशास्त्री पाए जाते थे जो बाहर जाके पढ़ाई करते थे, लंदन। उस समय वही अर्थशास्त्री, वही विद्वान बनते थे जो कि एक संपन्न परिवार के व्यक्ति का पुत्र हो, क्योंकि संपन्न परिवार का व्यक्ति ही अपने पुत्र को बाहर जाकर पढ़ाने के लिए सक्षम हो पाता था। अर्थशास्त्रियों का अभाव जो इसका सही ज्ञान रखते हैं, तथा यह राष्ट्रीय आय की मूलतः कृषि क्षेत्र को ही लक्षित करके ज्ञात की गई थी। और सबसे बड़ा कारण क्या था कि इन्होंने एक ही क्षेत्र को, वो क्षेत्र कौन था? कृषि क्षेत्र। क्योंकि कृषि क्षेत्र उस समय आएगा सबसे बड़ा सेक्टर या क्षेत्र माना जाता था, और कृषि क्षेत्र आज भी कहीं ना कहीं अधिक से अधिक महत्व या अधिक से अधिक भूमिका अदा करता है राष्ट्रीय आय में। आगे चलिए। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय, अब देखिए वो समय गया जब कमियां दूर थी, और वो चलते चलते वो समय आया जब राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक तरीके से की। और राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक तरीके से करने का श्रेय किसे मिला? प्रोफेसर के आर वी राव को दिया जाता है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर के आर वी राव को दिया गया। द क्रेडिट for the scientific calculation of national income in India goes to proof of R.V. Rao is given. इन्होंने अपनी राष्ट्रीय इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी पुस्तक में प्रस्तुत किया? नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी में किया था? बताइए बताइए।
बताइए कौन सी में किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1816 में। और प्रोफेसर के आर वी राव ने नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में। ही presented the estimation of national income in his book national income in British India। इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। क्यों इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तो इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इसका आकलन किया था और इन्होंने अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांट दिया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली तथा आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। दो अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांटने के साथ साथ इन्होंने आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली तथा आय गणना प्रणाली का सम्मिश्रण प्रयोग किया। सम्मिश्रण मतलब दोनों का मिला जुला स्वरूप, दोनों को मिला के एक एक अलग मेथड में यूज किया या अलग वे में यूज किया। He estimates are considered the most reliable. He used to he used a combination of production counting system for the estimation of national income। ऐसा करते समय उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया। मैंने बताया ना आपको भाई, ऐसा करते समय प्रोफेसर वी आर राव को प्रोफेसर के आर वी राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया। फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इसमें कृषि, वन, मत्स्य पालन और शिकार आदि शामिल थे। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, इसमें उद्योग, निर्माण, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं और व्यवसाय आदि शामिल थे। While doing so, he divided the Indian economy into two parts: primary sector, which include agriculture, forestry, fishing and hunting, etc., and secondary sector, which included industry, constructions, transport, public service and business, etc., were included। देखिए अब प्रोफेसर वी राव ने प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय कितनी मानी? 1931 में प्रोफेसर के आर वी राव ने 62 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। कितने रुपए? 62 रुपए। दादा भाई नौरोजी ने कितना लगाया था? 20 रुपए। ये 20 रुपए और 62 रुपए इस समय में आपको बहुत सामान्य कीमत लगती होगी, लेकिन उस समय एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी व्यक्ति की आय का, या महत्वपूर्ण स्रोत या उच्च संपन्न प्रेरक का महत्वपूर्ण साधन था आय, एक वजन रखती थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। यह भी भारत आजाद हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या क्या प्रयास किए गए, कैसे राष्ट्रीय आय की गणना की गई, किस किस के द्वारा की गई और कौन कौन से बदलाव थे जो भारतीय सरकार के द्वारा किए गए। क्योंकि जैसे ही भारत आजाद हुआ तो जैसे कि सरकार बनी, सरकार बनने पर नियम आदेश लागू किए गए, एक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। उसी के दौरान राष्ट्रीय गणना किस प्रकार की गई हम देखेंगे। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के प्रमुख के रूप में पीसी महालनोबिस थे, जिसमें डी आर गाडगिल और वी के आर वी राव भी सदस्य थे। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगस्त 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम ऑफ कमेटी, जिसके प्रमुख कौन थे? पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई।
पीसी महानोबिस प्रमुख थे और इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? डी आर गाडगिल, वी के आर वी राव बिसे, ये अर्थशास्त्री भी थे जब भी इनको प्रमुख व सदस्य रखा गया। The first official attempt to calculate national income after independence was made in August 1949 by P.C. Mahalanobis, in which D.R. Gadgil and V.K.R. Rao was also a member, जिसके सदस्य थे। हालांकि 2019 में 2019 में किसकी सरकार थी? मोदी जी की सरकार। सरकार 2014 में आ गई थी, उन्होंने मेजर चेंज करना तो 2014 से ही प्रारंभ कर दिया, लेकिन इस सेक्टर में मेजर चेंज कब हुआ? 2000, या इस विषय में मेजर, या इस टॉपिक पर, या इस जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अर्थव्यवस्था का, इस बिंदु पर मेजर चेंज या मेजर निर्णय कब लिए गए? देखिए, हालांकि 2019 में केंद्र सरकार ने सीएसओ एनएसओ का विलय किया, विलय करके सांख्यिकी की कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बनाया। भाई, इन केंद्र सरकार ने सीएसओ और एनएसओ जो संस्थाएं थी उनका गठन करके, विलय गठन नहीं, उनका विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का निर्माण किया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एमओएसपी के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की स्थापना की गई ताकि राष्ट्रीय आय की गणना की जा सके। However, in 2019, the central government merged the CSO and the NSSO to stabilize the National Statistical Office (NSO) under the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI। अब देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है, कब इसका गठन हुआ, कैसे क्या कार्य करता है, कैसे कैसे सदस्य हैं, बताएंगे। गठन फॉर्मेशन कब हुआ? 2019। 2019 के आदेश में कहा गया कि 2019 के आदेश में इस संस्था के संबंध में क्या कहा गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ मंत्रालय का एक अभिन्न अंग होगा। यह एक मंत्रालय का एक अभिन्न अंग होगा जिसका गठन सीएसओ और एनएसएसओ के विलय के द्वारा। मंत्रालय के कार्य को व्यवस्थित, इसका कार्य क्या है? ये मंत्रालय के कार्य को व्यवस्थित करने तथा मंत्रालय के आंतरिक प्रशासनिक कार्य को एकीकृत कर तालमेल बिठाने हेतु पुनर्गठन है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस फॉर्मेशन 2019। द 2019 order states that the National Statistical Office (NSO) will be an integral part of the ministry formed by the merge of CSO and NSSO, restricting is to streamline the work of the ministry and integrate and harmonize the internal administrative function of the ministry। इसका सदस्य क्या है, इसकी संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इसमें एक सदस्य होगा, चार सदस्य, एक अध्यक्ष होगा, सॉरी, इसमें एक अध्यक्ष होगा, चार सदस्य होंगे प्लस एक पदेन सदस्य। पदेन सदस्य क्या? नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एनएससी का पदेन सदस्य रहेगा। पदेन सदस्य कौन रहेगा? नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ। सचिव कौन रहेगा? भारत का मुख्य सांख्यिकी विद, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकी विद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया सीएसआई कहा जाता है। वन चेयरमैन होगा, फोर मेंबर्स ऑन एक्स ऑफिस ऑफ मेंबर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ नीति आयोग इन एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ एनएससी, secretary chief statistician of India, the secretary of the Ministry of Statistics and Programming Implementation
implementation is called the chief statistician of India, CSI of India. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा एंड प्रमुख शब्दावलियां। देखिए, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम ऐसे ऐसे पढ़ चलेंगे, लेकिन हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय तो ये रहेगी। ये स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम आगे चलेंगे और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए चलते हैं। फर्स्ट आता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, एक मिनट, चलो चलते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी। भाई जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? हमने देखा कि नेशनल एन एन पी, नेट नेशनल प्रोडक्ट से ही निकालेंगे क्या, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मौद्रिक मूल्य या जो भी फैक्टर कॉस्ट है या जो भी आधा वर्ष का मूल्य है उसको मल्टीप्लाई करने पर नेशनल इनकम ज्ञात की जाएगी। देखिए, एक देश में पहले तो आते बात जीडीपी। जीडीपी कहते किसे, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे? किसी देश की, किसी देश की घरेलू सीमा, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी होगा। अब इसमें जैसे कुछ शब्द आए कि घरेलू सीमा, कि घरेलू सीमा क्या होती है, किसी देश की घरेलू सीमा क्या है, वो याद करेंगे। कैसे क्या कार्य करती है, जो भी जीडीपी है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो देखेंगे हम। देखिए भाई, किसी देश की घरेलू सीमा क्या है, कि ये अपना प्यारा देश भारत है, मैं बना देता हूँ। ये अपना प्यारा देश भारत है, तो इसकी घरेलू सीमा, जो इसकी ये सीमाएं है, ये दिख रही है आपको सीमा, ये तो इसकी घरेलू सीमा है। इसी के साथ साथ जो इसकी समुद्र तट, ये समुद्र तट आ गया। समुद्र तट मतलब जो कि समुद्री किनारे है, वही यहाँ से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक की सीमा है। उसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है या कंजप्शन होता है, उत्पादन होता है, तो हम मानेंगे कि वह घरेलू सीमा के भीतर ही हुआ है, क्योंकि ये तटीय सीमा है और ये इसकी घरेलू सीमा मानते हैं। देखिए, जैसे कि भारत देश में किसी वस्तु का उत्पादन हुआ या किसी भी सेवा का उत्पादन हुआ, वो तो जीडीपी में शामिल किया जाएगा ही जाएगा। क्या, जैसे कि भारत का एक एरोप्लेन है,
वो किसी देश के ऊपर से उड़ रहा है, किसी देश में जा रहा है, तो किसी व्यक्ति ने बीच रास्ते में एरोप्लेन में कोई भी खाना लिया या कॉफी ली, तो उसने पेमेंट तो किया है ना, उसने पेमेंट तो किया है। तो फिर बात आती है कि सर उसने पेमेंट किया है, उसने पेमेंट किया है, तो जो एयरलाइन उसने कमाया तो मतलब मौद्रिक मूल्य हो गया उत्पादित वस्तु का, हुआ तो फिर बात आती है क्या सर ये भारत की जीडीपी में जुड़ेगा या जिस देश में जा रहा है उसमें जुड़ेगा। देखिए, ये हवाई जहाज भारत से भारत का है, भारत से गया है, इसने वस्तु एवं सेवाएं भारत से ली है, तो भारत से लिए तो ये जीडीपी भी भारत की में जुड़ेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, विदेश में जाकर सेवाएं देता है और विदेश में पैसा कमाता है, तो वो भी भारत की जीडीपी में जोड़ा जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ भाई सर कुछ ही नहीं हुआ, ये मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति इंडिया में आया, इंडिया में आया, इसने अपनी एक कंपनी लगाई, कंपनी लगाकर इसने यहाँ वस्तु का निर्माण किया और यह ऑस्ट्रेलिया में जाकर उस वस्तु को बेच रहा है। तो सर फिर तो ये ना तो कुछ यहाँ खाली प्रोडक्शन कर रहा है, ना तो इसमें सेल कर रहा है, ना कुछ, और यहाँ का व्यक्ति भी नहीं है, तो फिर जीडीपी में कैसे शामिल होगा। ये देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इसी परिभाषा में जीडीपी के प्रश्न में बताया था कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को। भाई देश तो घरेलू सीमा तो भारत की है ना, इसने भारत की घरेलू सीमा के भीतर ही तो किया है उत्पादन, उत्पादन किया है तो सभी वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही तो है, तो ये भी जीडीपी में जुड़ेगा। फिर बात आती है कि सर जीडीपी में जुड़ गया, आपकी बात सही है, मैं जीडीपी जुड़ गया, सर मुझे बेरोजगारी भत्ता मिला, मुझे बेरोजगारी भत्ता मिला या मेरे पिताजी को पेंशन मिली, तो सर ये तो किसी प्रकार का उत्पादन नहीं है, तो फिर क्या ये जीडीपी में जोड़ा जाएगा। भाई हमने उत्पादन तो किसी प्रकार से नहीं किया, लेकिन हमें फिर भी मौद्रिक मूल्य प्राप्त हुआ है, तो ये इनको नहीं जोड़ेंगे, ये सरकार के द्वारा दी गई सेवा है जो जीडीपी में नहीं जोड़ी जाती। फिर सर भाई मैंने 2010 में कार ली थी, वो थी 2 लाख की, सर मैंने 2024 में बेच दी, सर वो मेरी बिकी 1.5 लाख की। तो सर फिर मैंने तो बेचा, तो मेरा मौद्रिक मूल्य तो फिर ये होना चाहिए, फिर ये क्यों हुआ। हमने उसको बोला कि अरे पागल, ये प्रोडक्शन किस वर्ष में हुआ है, 2010 में, तो ये सेवा का उत्पाद उसमें उसकी उस जीडीपी में जुड़ेगी ना, इसमें क्या जुड़ेगी। फिर इसे बोला सर उस समय तो उसकी वैल्यू इतनी थी, अब 1.5 हो गई, तो हमने कहा कि इसमें घिसावट भी तो हुई है ना, इसमें डेप्रिसिएशन भी लगाए ना, तो डेप्रिसिएशन को हम जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं, इनकम में नहीं जोड़ते। तो चलिए आप समझ गए होंगे घरेलू सीमा क्या है, कैसे उत्पादन होता है, कैसे क्या होता है। तो हम इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। इसकी गणना बाजार कीमतों पर की जाती है और इसे बाजार कीमतों पर जीडीपी के रूप में जाना जाता है। ठीक है सर। GDP is the total market value of final goods and service produced within a country during a year. It is calculated at market price and is known as GDP at market price. ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए हमारे देश में जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की, फिर उद्योग क्षेत्र की, फिर कृषि क्षेत्र की। इन्हें बोलते हैं सेवा क्षेत्र को 3 डिग्री, उद्योग को 2 डिग्री और कृषि क्षेत्र को 1 डिग्री। द हाइएस्ट शेयर इन द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री इज फ्रॉम फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री।
फिर आता है जीडीपी में, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई जीडीपी में जगह का महत्व होता है, व्यक्ति या नागरिक का महत्व नहीं होता। अगर जगह का महत्व कैसे, भाई भारत का व्यक्ति है, उसने बाहर जाके सेवाएं दी, तो उसने सेवाएं दी है, लेकिन है तो व्यक्ति वहां का ना, उसने सेवाएं चाहे कहीं दी हो, उसने उपभोग तो घरेलू सीमा के भीतर से किया है ना, उत्पादन तो घरेलू सीमा के भीतर किया है ना, तो इसमें जगह का महत्व होता है, व्यक्ति या नागरिक का महत्व नहीं होता। नेक्स्ट, तो देखिए फॉर्मूला दे रखा है, जीडीपी बाई एक्सपेंडिचर मेथड एट मार्केट प्राइस। सी मतलब कंजप्शन गुड्स, आई इन्वेस्टमेंट गुड्स, जी गवर्नमेंट परचेज, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज नेट एक्सपोर्ट विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बाजार मूल्य मतलब ये इसी का हिंदी ट्रांसलेट आप देख लीजिएगा, सेम सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको पहले समझा दिया है, और भी यस समझा दिया मैंने आपको। फिर आते हैं कि सर जीडीपी, तो जीडीपी इसने ऐसे ही क्यों लिया, भाई हम बोल सकते हैं जीडीपी, एनएनपी वैसे चलो आते हैं, जीडीपी मैंने बता दिया भाई, जीडीपी होता है, जीडीपी क्या होता है, एक घरेलू देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, एनएनपी से आएंगे सीधा एनआई पर, उससे पहले आएंगे हम जीएनपी पर, और उससे भी पहले है जीडीपी, मार्केट प्राइस, फिर है जीडीपी फैक्टर प्राइस। ठीक है, ये सारी बात होगी। अब देखिए कि एनएनपी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या किया, भाई एनएनपी कैलकुलेट कैसे की, भाई नेट नेशनल प्रोडक्शन कितना हुआ, भाई जैसे कि देश में गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं के बाद बाजरा हो गया, दालें हो गई, जो हो गया, जो आता है, जो जानते हो कि जो किसे कहते हैं, फिर मशीनें हो गई, मशीनें के बाद क्या हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गई, कार से हो गई, कार हो गई, फिर कोई सेवा दी है वो सेवा हो गई, ये सभी वस्तुओं का उत्पादन हुआ। तो फिर हमें बोलना चाहिए सर जीडीपी, तो फिर ये उत्पादन हुआ है, तो ये सभी जीडीपी है। जैसे कि मैंने माना कि गेहूं का उत्पादन हुआ 100 कुंटल, सर गेहूं का उत्पादन 100 कुंटल है, तो फिर तो जीडीपी है, जीडीपी होनी चाहिए फिर तो सर 100 कुंटल तो। हमने कहा नहीं, अगर हर उत्पादित वस्तु की मात्राओं को लेते और इनका एक या इनसे राष्ट्रीय आय की गणना या जीडीपी की गणना की जाती, तो ये बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होती, कागजी कार्रवाई ज्यादा होती, इसमें गलती होने की संभावना भी ज्यादा थी, इसलिए हमने इसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। उस समय मार्केट प्राइस से 100 रुपए, ये हो गया 10,000। हमने कहा सर ये 10,000 की जीडी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया, भाई 10,000 की जीडीपी हो गई। इसी प्रकार, इसी प्रकार फिर एक अर्थशास्त्री आया, अर्थशास्त्री गणितज्ञ था, इंटेलिजेंट भी था, उसने आकर कहा कि सर, कहा या पूछा कि सर आपके यहाँ पिछले साल में कितने फ्रिज बने। हमने कहा सर हमारे यहाँ पिछले साल में 100 फ्रिज बने। सर उनका बाजार मूल्य कितना है, हमने कहा सर एक फ्रिज का बाजार मूल्य है 1,000 रुपये, मान लीजिए, तो सर पूरा कितना हो गया, हमने कहा कि 1 लाख हो गया। उसने पूछा कि सर ये जीडीपी है, हमने कहा, लेकिन उसने ये कहा कि सर ये जीडीपी नहीं है। हमने पूछा क्यों, क्योंकि उसने कहा सर जो आपने 1,000 रुपए
इसकी मार्केट प्राइस बताइए। सर इसमें तो 200 का टैक्स भी शामिल है। सर ये टैक्स इसकी प्रोडक्शन वैल्यू है। भाई उत्पादन मूल्य तो लेना है अपने को, इसका विक्रय मूल्य थोड़ी लेना है। कि उसने बोला कि सर ये तो आज की उत्पादन मूल्य तो इसका 8 तो ही है। तो हमने कहा हाँ ये भी सही बात है। तो फिर कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 80,000। तो सर ये 80,000 की जो वैल्यू है ये मानी जाएगी जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है। अब आती है जीडीपी फैक्टर प्राइस। क्या आती है? जीडीपी फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस नहीं, आप भी सुन रहे हो। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी की कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट में। जीडीपी कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट में मतलब कारक लागत। देखिए जैसे कि 2023 में 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। इसकी वैल्यू थी 100 रुपये क्विंटल। हो गया तो माना कि सर ये 10,000 का गेहूं उत्पादन किया। 2024 में उत्पादन तो उतना ही रहा गेहूं का, लेकिन प्राइस बढ़ गई 20 रुपये। कितने हो गया? फिर ये 12,000। सर हमने तो कहा था जीडीपी में उत्पादन में वृद्धि होगी। हमने कहा जीडीपी में वृद्धि होगी, जबकि जीडीपी में वृद्धि कहाँ हुई? जीडीपी में उत्पादन तो उतने का उतना ही है। जीडीपी में उत्पादन तो उतने का उतना ही है। कितना? 100 क्विंटल गेहूं। फिर उसने कहा कि सर कैसे? तो सर फिर ये प्राइस में या जो मूल्य में परिवर्तन कैसे? उसने कहा कि अरे मूर्ख, उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, महंगाई बढ़ने के कारण तेरे मूल्य, जो मूल्य था उसमें वृद्धि हो गई है। 20 रुपए की महंगाई हो गई है। हमने कहा हाँ सर महंगाई तो हो गई। फिर हमने पूछा सर फिर इसका सही सही कैलकुलेशन करने के लिए क्या है? तो दोहरी गणना से बचने के लिए, जीडीपी की सही कैलकुलेशन करने के लिए एक आधा वर्ष चेक किएगा। 2011 2011 के आधा वर्ष के आधार पर ही जो ये प्राइस है वो ली जाएगी और उसी के अनुसार देखा जाएगा कि जीडीपी में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। इसे ही फैक्टर कॉस्ट कहेंगे, कारक लागत। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। ठीक है। हाँ सर। हमने कहा सर हाँ आपकी बात सही है। फैक्टर कॉस्ट हो गया, जीडीपी हो गया। अब बात आती है एनएनपी। एनएनपी कैसे होगी? नेट नेशनल प्रोडक्शन। अब नेट नेशनल प्रोडक्शन से पहले हम आएंगे जी एन पी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जी एन पी, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। हमने तो पहले कैलकुलेट किया क्या? जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अब करेंगे जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, जो हमारे अगली क्लास का विषय रहेगा। जैसा कि मैंने आपको चर्चा की है, हमने आपको जीडीपी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर मार्केट कॉस्ट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बारे में बताया और इसके बारे में विस्तार चर्चा की। और आने वाली अगली क्लासों में हम जीएनपी, एनएनपी और नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, ग्रीन इनकम, ग्रीन नेशनल इनकम, जो भी संबंधित और भी विषय और टॉपिकों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप अगली क्लास में और भी मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।